मेरे ख्याल में जो इस वक्त यूरोप में सिचुएशन में है, उसके लिहाज से टर्की ने जो इस वक्त स्टैंड लिया है, वो जंग को खत्म करने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा बनस्बत उसको और बढ़ाने का, जो भड़काने की जो कोशिश रहती है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज इंटरनेशनल अफेयर्स में कई इश्यूज हैं जिस पर हम सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं। इस वक्त जो एक खबर इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है वो ये कि तुर्की आखिर क्या चाहता है। क्या वो स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की मेंबरशिप के वाकई खिलाफ है या कुछ और चाहता है उसमें। उसके अलावा लेबनान में इलेक्शन हुए हैं जिसमें एक तो सोच हिजबुल्लाह की है, हिजबुल्लाह वाला जो अलायंस है वो है, और दूसरे वो लोग हैं जो अमेरिका और दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात अपने तरीके से चाहते हैं। उस पर भी बात करेंगे। और क्या कुछ हो रहा है यूक्रेन जंग में, आखिर क्या अब कहां तक पहुंचे, रूस को क्या कुछ कामयाबियां या नाकामियां मिल रही हैं, और यूक्रेन का खुद क्या हाल है, ये इस सब पर बात करेंगे। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड शुक्रिया। में, आपने वक्त दिया। शेख मंजूर साहब बताइए कि आखिर क्या कुछ है। ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, तुर्की के रजब तैयब अर्दगान आखिर क्या कुछ चाहते हैं। क्या कुछ स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की मेंबरशिप के, क्या वो वाकई खिलाफ हैं या उन्हें कुछ कुछ और मकसद है इस सब मुखालफत का? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। देखिए, तुर्की जो है नेटो का बहुत ओल्ड मेंबर है, शायद 53 इयर्स, 1953 में ये इसका मेंबर बन गया है। इसके अलावा नेटो का एक जो है प्रिंसिपल है, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है, कंसेंसस के साथ ये एक्सेप्ट करने चाहिए किसी नए मेंबर को एक्सेप्ट करने के लिए। तुर्की को ये लगता है ये जो फिनलैंड और स्वीडन है, ये कुर्दिस्तान के जो है, जो वो कहता है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है, उनको वो शेल्टर करते हैं। न सिर्फ शेल्टर करते हैं, किसी किस्म की तरीके से उनका ये भी इल्जाम है, ये उनको पैटर्नाइज भी करते हैं, जिसकी वजह से ये जो तुर्की और कुर्दिस्तान का जो मसला है, वो अभी भी वहां पर सॉर्ट ऑफ अनरेस्ट लगा है। ये टर्की। दूसरी बात, वो कहता है कि मेरे बगैर ही, यानी कि जैसे उन्होंने दूसरे कंट्रीज से उन्होंने कंसल्टेशन की, उसके कहने के बगैर ही उनके साथ कंसल्टेशन की, यहां तक कि उनके मिनिस्टर ने कहा अब स्वीडन या फिनलैंड के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। एक स्टैंड लिया। दूसरी बात, अगर हमें ये भी देखना चाहिए, टर्की बैलेंस, यानी कि एक तरीके से वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखता है, दूसरी तरीके तरफ से वो जो है सोवियत यूनियन को भी टोटली, यानी कि उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश कर रहा है। शायद ये इसी का एक नतीजा है। रशिया ने, जैसे यूक्रेन के मामले पर यही बुनियाद बन गई है हमले करने की, कि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बने, और अब ये दो कंट्रीज के, अगर उन्होंने अप्लाई भी किया है, इनमें से एक कंट्री ने अप्लाई भी करने का भी फैसला किया है, या तो वो चाहते हैं ये जो रशिया और यूक्रेन का वार है
उसका कोई सॉल्यूशन जल्द अज जल्द न निकले, उससे रशिया ने पहले ही वार्न किया है। जो ये जो नॉर्दर्न यूरोप के जो कंट्रीज है, आप नाटो से दूर रहिए। लेकिन इसके बावजूद ये जो कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी यूरोप में बढ़ेगी, न कि कम हो जाएगी। ये चूंकि अर्दोगान का एक तरफ से उनका ये मसला लग रहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी एक है कि रशिया के स्टैंड को इस वक्त वो सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, ताकि ये दो मेंबर न बने, क्योंकि टर्की ही उनको रोक सकता है, क्योंकि वो मेंबर कंट्री है और कंसेंसस में अगर उसका वोट नहीं होगा तो ये नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल में जो इस वक्त यूरोप में सिचुएशन में है, उसके लिहाज से टर्की ने जो इस वक्त स्टैंड लिया है, वो जंग को खत्म करने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा बनस्बत उसको और बढ़ाने का, जो भड़काने की जो कोशिश रहती है। दूसरी बात हमें यह भी रखना चाहिए, इसी वक्त सारे कंट्रीज को क्या ये नौबत आ गई है कि हर एक अब नाटो का मेंबर बनना चाहता था, जबकि पहले ट्रंप के जमाने में यहां तक आई, उसने कहा नाटो इररिलेवेंट ग्रुप है, इसकी कोई इफादियत ही नहीं है। उन्होंने उस वक्त नाटो के साथ एक किस्म का किनारा कशी भी की और उसने कहता है ये हमारे लिए बर्डन बन गया है, इसका कोई है ही नहीं। अब जबकि नए हालात पैदा हुए हैं, ये नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं। क्या अगर कल किसी और कंट्री पर हमला होगा, क्या उस वक्त नाटो की जो ऑब्लिगेशन है उसमें उनको सपोर्ट करने की, क्या वो उस वक्त फुल फ्लेज्ड उनको मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे, जैसे वो इस वक्त यूक्रेन में कर रहे हैं। हालांकि माइनस डिक्लेयरिंग टोटल सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट इन वॉर, वो हर चीज उनको मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आज 83 डेज हो गए वार को खिंचता रहा। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें ये भी देखना है, जितनी वार ये बढ़ जाएगा, नुकसान वेस्टर्न कंट्रीज को सबसे ज्यादा होगा। इस वजह से इकोनॉमी खराब होने लगी है, प्राइस राइसेस बढ़ने लगे हैं, वहां पर जो है हालात, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालात उनके लिए ज्यादा खराब हो रहे हैं बनस्बत रशिया के। रशिया का जो है अभी जो है उसकी जो करेंसी है उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। अच्छा अच्छा, शेख साहब एक चीज बात एक समझना चाहता हूं मैं कि अभी मारियोपोल जो बंदरगाह का शहर है, काफी अहम, उससे यूक्रेन की फौजें निकल गई हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने अपना ऑपरेशन पूरा किया, कामयाबी से काम किया। अब उन्होंने क्या कुछ किया है, लैंड माइन्स वहां पे फैलाई हैं, क्या क्या नहीं मालूम, अभी आने वाला वक्त बताएगा। और नॉर्थ के यूक्रेन से रूस ने काफी हद तक एक तरह से विड्रॉ किया है। वो ईस्ट की तरफ अपने जो इलाके डोनबास वाले हैं उसको फोकस कर रहा है। क्या अब भी आप अपने उसी स्टैंड पर बाकी हैं जो अब से पहले आपने कई बार कहा कि इस जंग को शुरू भी पुतिन ने किया था, खत्म भी पुतिन करेंगे? अब आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप देखेंगे अभी तक हालात वही है। हाँ, सिर्फ ये इसमें चेंज है कि रशिया पहले जो उसने जो दो जो इसके जो इलाके हैं उनको रिकॉग्निशन दी थी, अगर वो उसी वक्त इन दो इलाकों पर कंसंट्रेट करता, हो सकता था ये वार इस वक्त खत्म होता। अब रशिया का ये भी क्लेम है कि जो अमेरिकन और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के जहां पर आ रहे थे, उनको भी उसने टारगेट बनाया है इस बंदरगाह सिटी में। अब ये है, ये तो हकीकत है कि नुकसान यूक्रेन को बहुत हो गया। एक तो टोटली बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है और उसको बनने में डिकेड्स लग जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अब रशिया शायद फोकस कर रहा है कि उसके लिए क्या बेहतर रहेगा इस वार को एंड करने में। लेकिन जब तक उसको अपना पाउंड ऑफ फ्लैश नहीं मिलेगा जो उसको, वो उसके बगैर, अभी देखिए अभी तक चल रहा है,
कोई कमी तो नहीं है। कभी आप देखिएगा कीव की तरफ है, कभी लोनाव की तरफ, कोई यही जो बंदरगाही सिटी की तरफ जा रहा है। वार में ये इनको भी पता है, यूरोपियन कंट्रीज को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि पुतिन जब तक इसको फाइनली डिसाइड नहीं करेगा इसको खत्म करने में, वो तब तक ये वार पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। ये चलेगा किसी न किसी तरीके से, और ये उसके लिए भी प्रेस्टीज पॉइंट है जो ये किसी भी तरीके से अचीव करेगा। चाहे वो जो देर ही इस क्यों न सही, लेकिन कुछ ना कुछ उसको मिलना चाहिए इसमें। अच्छा, मिडिल ईस्ट में काफी तब्दीलियां हो रही हैं जो हमें आपको नजर आ रही हैं। मसलन यमन में बहुत कुछ हो रहा है, इधर ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, ये एक इसको आर्च कहा गया, इसको तोड़ने की कोशिश की गई, बशर अल असद की हुकूमत गिराने की कोशिश की गई जो अब नाकाम हो चुकी है। ऐसे वक्त में, और 4 अगस्त 2020 में बैरूत में एक्सप्लोजन हुआ, बहुत मैसिव। उसके बाद पॉलिटिकल वैक्यूम की हालत वहां पर है। अब जो इलेक्शन हुए हैं उसमें, उसके बाद आपको क्या लगता है? चूंकि हिजबुल्लाह की तरफ से आवाजें आ रही हैं कि हम लेबनान को इजराइल का शील्ड नहीं बनने देंगे। जो नजरियाती टकराव है, जो इजराइल अमेरिका की पॉलिटिक्स प्लस ईरान की वहां मौजूदगी हिजबुल्लाह के जरिए, इसमें अब आप क्या कुछ देख रहे हैं लेबनान में? देखिए, अगर हम लेबनान की पोजीशन देखेंगे, पिछले कई सालों से वहां पर एक अनरेस्ट रहा है और इकोनॉमिक बहरान ऐसा रहा है, शायद श्रीलंका में भी ऐसा नहीं रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% जो लेबनीज लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। और पिछले कई सालों से बहुत सारी हुकूमतें आई गई, कुछ 4 महीनों के लिए रही। ये अनसर्टेनिटी रही है, जबरदस्त रही है। हालांकि जिस स्टेट को, जिस कंट्री को इसको माना जाता था पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था, अब वो खंडरात में तब्दील, और जो उस वक्त जो एक्सप्लोजन, उसने तबाही और बर्बादी मचाई है। और लगता था इस इलेक्शन से किसी न किसी तरीके से स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन इस इलेक्शन के नताइज अगर आप देखेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई है। जैसे पिछली बार हिजबुल्लाह और जो फ्री क्रिश्चियन मूवमेंट जो है और उसके साथ जो छोटे अलायंस थे, उनको बर्तरी हासिल थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, 70 प्लस सीटें उनके पास थी। अब की बार दे आर शॉर्ट ऑफ 3 सीट्स। इसके अलावा जो नए ग्रुप से इंडिपेंडेंट्स के आए हैं और जो प्रो अमेरिकन कहिए, प्रो सऊदी अरब या दूसरे ग्रुप्स है, उनकी सीटों में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन अनसर्टेनिटी बराबर है। और ये किसी अलायंस, किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टिच करना अलायंस विद दूसरे पार्टीज के साथ ताकि वो क्लेम करे हुकूमत बनाने के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिजबुल्लाह को इस वजह से थोड़ा बहुत ये सेटबैक, चूंकि उनके जो क्रिश्चियन पार्टनर्स थे उनके सीटें कम हो गई है, बहुत सारे सीटें, जिसकी वजह से जो उनका प्रेसिडेंट जो है, क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ओन जो है, शायद आइंदा वो नहीं आ सकते। लेकिन वो आइंदा की बात है। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या कोई पार्टी इजीली वहां पर फॉर्म गवर्नमेंट कर सकती है, जिसकी बहुत जरूरत है? चूंकि रिफॉर्म्स जब तक नहीं करेंगे, जब तक वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी, इकोनॉमी जो है डोल्ड्रम्स में रहेगी, उसकी तबाही ही रहेगी। इस सिलसिले में हमें ये भी देखना चाहिए, हम हिजबुल्लाह के रोल को इस इलेक्शन की वजह से इसको हम कम नहीं समझना चाहिए। उनका एक रोल है, क्योंकि उनके जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बराबर के आए हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई है, और वो एक फोर्स है डिसीजन मेकिंग में, पार्लियामेंट में भी
और डिसीजन मेकिंग में भी उसका बड़ा एक अहम रोल रहेगा। ये कहना है कि दूसरे ग्रुप्स आ जाएंगे, इससे इनका जो रोल है कम हो जाएगा, ये पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है। अच्छा और अच्छा अच्छा, आप अपनी बात पूरी कर लें अगर। हाँ, लेबनान और ये हमें पता है पिछले कई दहाइयों से हिजबुल्लाह का एक रोल रहा है, चाहे इजराइल ने लेबनीज पर, उस वक्त हिजबुल्लाह ही है जिसने उनको विथस्टैंड किया। और उनकी एक, या न सिर्फ पॉलिटिकल एक ग्रुप, स्ट्रांग ग्रुप है, बल्कि मिलिटरली भी वो लेबनीज के सॉवरेनिटी सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। अब ये देखना है, जैसे जो लेबनीज फोर्स जो आया है, क्रिश्चियन ग्रुप जो आया है, जिसे माना जाता है उसके सीटों में भी 4 या 5 सीटें ही इजाफा हुआ है, वो कैसे और किस तरीके से बनाया। हालांकि वेस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज को उनके तई जो है नरम गोशा है। उन्होंने कई बार, जो पिछली बार जो आइसोलेशन में लेबनान को रखा था, उसमें किसी हद तक उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, कुछ अमदाद भी देना है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी शुरू किए हैं। लेकिन फाइनली आपको ग्राउंड सिचुएशन देखनी है कि कैसे वो बनाएंगे, जबकि इतना बड़ा फर्क नहीं है दोनों ग्रुप्स के दरमियान, ये 2-4 की फर्क है। मसलन हिजबुल्लाह और अलायंस के जो है 62 सीट्स, दे नीड 65 सीट्स, इसलिए उनका भी रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा शेख साहब, सऊदी अरब के रोल को आप लेबनान में कैसे देखते हैं? क्योंकि ईरान का रोल तो अक्सर डिस्कस किया जाता है। हमें याद है कि साद हरीरी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें सऊदी अरब में अचानक बुलाया गया और तकरीबन कैद कर लिया गया और रिजाइन कराने का ऐलान कराया फिर गया। वो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उस वक्त इंटरवीन किया। ये वो अपने साथ अपने जहाज में बिठा करके ले गए, बिल्कुल ऐसे जैसे देखिए, कैदी को। इसके अलावा अभी अभी एक और रिसेंटली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने लेबनान के एक हाँ बयान उस दिया पर था यमन जंग में जो रोल सऊदी अरब का है। उसके बाद एम्बेसडर भी वापस बुला लिए गए थे। नहीं, फिर कई हाँ हाँ, तो इसमें अब ये है, सऊदी अगर अरब आप का रोल वहां ओवरऑल क्या कुछ है? देखिए, अगर आप देखेंगे जो साद रफी का, हरेरी का जो फादर था, रफीक हरारी, वो बड़ा क्लोज था सऊदी रॉयल फैमिली के साथ, उसके बिजनेस और कई सालों वो रहा, प्राइम मिनिस्टर भी रहा। उसके बाद इसका लड़का भी, जो बेटा भी था, जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो भी उनके साथ क्लोज रिलेशन। लेकिन 3-4 साल पहले जब उनको किसी पर इख्तलाफात होने लगे, अगर आपने देखा उसी वक्त जो क्राउन प्रिंस ने कतर के साथ भी ताल्लुकात में ये यानी कि डिफरेंसेस आए, उसी यही वही वक्त है जब उसको बुलाया गया और ये रिपोर्ट्स आए कि उसको पैलेस में रखा गया, जब ये चूंकि फ्रांस के इंटरेस्ट से लेबनान में ये रहा है, पहले रहा है, फ्रेंच कॉलोनी के तौर पर ही रहा है, इसलिए जब ये पता चला, मिस्टर मैकरॉन स्पेशली वहां गए और अपने साथ उसको लाया गया। लेकिन ताल्लुकात उसके बाद खराब ही रहे, यहाँ तक कि पिछले जब थोड़ी बहुत सऊदी अरब ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज लाए, एक तरफ से जो कतार है उसके साथ भी रिलेशन, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी वो नेगोशिएशंस कर रहा है, और 6-7 दौर हुए हैं, कुछ इम्प्रूव, हालांकि बीच में इनमें ब्रेक भी आई थे, लेकिन फिर रेस्टोर हो गए हैं, ताकि अब क्राउन प्रिंस जो है खासकर वर्चुअली वही चलाता है, वो भी अमेरिका पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। वो चाइना और रशिया, अगर आप देखें कई बार उन्होंने रशिया के पुतिन के साथ बात की है, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ भी, वो चाहता है कि उसको कंसोलिडेट करने में अरब रीजन में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो अभी यमन में उनका जो बड़ा लॉयलिस्ट था, उसके प्रेसिडेंट को, हादी को, उसको रिजाइन करना पड़ा। वो कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो बनाया है, पीस प्लान वहां के लिए, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं वो। लेकिन उनको ये जब कोई वार स्टार्ट करता है, उनको भी लगा आज तो इसके 6 साल, लेकिन वो एक किस्म की गले की हड्डी बन गई है,
उनको समझ में नहीं तो आता कैसे रिगल आउट आ जाएगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है नजदीक वो अनइमेजिनेबल थी, कहते हैं दूसरे, लेकिन किस तरीके से वो कर रहे। हालांकि वहां भी तबाही हुई, वहां भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, हंगर है, लेकिन अब ये चाहते हैं इस मसले को भी किसी न किसी तरीके से हल करें, और फेस सेविंग चाहते हैं बेसिकली, ताकि निकल जाए। और ये ड्रेन कर रहा है सऊदी इकोनॉमी को, यूएई की इकोनॉमी को कर रहा है, क्योंकि वार में बड़ा एक्सटेंसिव होता है, इसमें जो आर्म्स एम्यूनिशन है इसमें बहुत। इसी तरीके से उन्होंने पहले, अगर आप देखेंगे, उन्होंने कोशिश की, पहले कतर के साथ रेस्टोर किया, फिर बशर अल असद के साथ भी जो है यूएई का उसने विजिट भी किया और रेस्टोर, और लगता है आइंदा कुछ महीनों के अंदर उसको अरब लीग में फिर शामिल करने की कोशिश हो रही है और करेंगे, क्योंकि उनको ये लगा कि बशर अल असद ने जो वर्स पीरियड था उसका 2015-16, दैट इज ओवर फॉर हिम। उसका तकरीबन 90 to 95% जो टेरिटरी है सीरिया की, वो इसके कंट्रोल में आई है। अब वहां पर आप देखेंगे इतने बड़े धमाके नहीं हो रहे हैं, हालांकि वक्तन फवक्तन इजरायली एयरक्राफ्ट वहां पर टारगेट्स कर रहे हैं, उन पर हमले करके ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, इवन गोलान हाइट्स पर वो कभी कभी कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो जो स्टॉर्म उसके खिलाफ था वो इससे तकरीबन निकल गया है। अब ये भी चाहते हैं किसी न किसी तरीके से एक फॉर्मल रिलेशंस कायम रखे, इसलिए यही वजह है कि लेबनान में भी इन्होंने अपना सफीर वापस भेजा। इसके अलावा यूएई ने भी या दूसरे कंट्रीज ने भी भेजा, जो पुराने जो है उनको लग रहा है वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, उससे नुकसान ही हो रहा है, और नए तरीके से वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो साद हरारी या रफीक हरारी के ज़माने में उनके ताल्लुकात थे, उसको रेस्टोर करने के लिए। लेकिन अब डायनेमिक्स चेंज हुआ है लेबनान का, वो लेबनान नहीं रहा था जो 70s 80s में था। अब इसमें बड़े बड़े नए फोर्सेस आए हैं, उनके साथ भी जब तक एक फ्रेंडली माहौल कायम न किया जाए, उनके साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस जब तक कायम न किया जाएगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी। वो अच्छा सबसे अच्छा शेख साहब, हिजबुल्लाह के और ईरान के रिश्ते बहुत खुले हैं, वो बिल्कुल खुल वो तो करके, ओपन है। और उनकी हिजबुल्लाह की इजराइल से कई जंगें हो चुकी हैं, सन 2000 2006 और उसके बाद भी कई बार। सऊदी अरब की तरफ से कई मौकों पर और पिछले 2-3 महीने के अंदर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर और कई तरीके से ये बात कही गई, हत्ता के लेबनान के प्रेसिडेंट से ये बात कही गई कि आप ऐसा कुछ तब्दीली लाएं जिससे हिजबुल्लाह कमजोर हो जाए। ये बात बहुत ही खुल करके वो कई बार कहते रहे। तो क्या इसके क्या मानी है, और क्या इसका कहीं कोई ताल्लुक अरब मुल्कों के इजराइल से नॉर्मलाइजेशन से है कहीं? देखिए, एक तो नॉर्मलाइजेशन उनका टोटली डिफरेंट है, वो इसके लिए करेंगे सूनर और लेटर। कुछ कंट्रीज ने किया है, अब एक दो कंट्रीज जो रहे हैं इनडायरेक्टली दे आर इन टॉक्स विद, दे डू एवरीथिंग एक्सेप्ट रिकॉग्नाइजिंग ऑफिशियली। हालांकि उनमें से कुछ रॉयल फैमिलीज के जो है, प्रिंस तुर्की जो है, तुर्की बिन फैसल, वो इसमें शायद वो नहीं चाहता है कि ओपनली हम आ जाएंगे, वो किसी हद तक क्रिटिसिज्म भी कर रहा है उनकी। लेकिन अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, रिकॉग्निशन एक फॉर्मेलिटी है, बाकी सारा कुछ चल रहा है उनके साथ जो है, हर एक किस्म के रिलेशंस चल रहे हैं। दूसरी बात, जो हिजबुल्लाह के वो जो प्रेसिडेंट है वो पार्टनर था अलायंस में हिजबुल्लाह का, वो कैसे चाहेगा ये, लेकिन ये इनकी ख्वाहिश होगी कि जो उनका एक ग्रुप जिसके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है वो कमजोर हो जाए। हालांकि वो ये भी समझेंगे ये जो इलेक्शन है ये शायद इनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि वो अपने मन के, अपने पसंद की जो वो हुकूमत वहां बनाने में मदद भी करेंगे, डिप्लोमेटिकली भी या दूसरे तरीकों से भी कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हिजबुल्लाह और इसके जो अलाइज है वो भी एक स्ट्रांग ग्रुप है,
ये नहीं है कि गैप जो है 128 मेंबर के पार्लियामेंट में 15 मेंबरों की गैप नहीं है, 3 या 4 मेंबरों की गैप है। उसमें ये देखना है, अगर बनाएंगे भी, जब तक ये इन हालात में सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, इनको साथ नहीं लेंगे, ये जो एक इंस्टेबिलिटी है दूसरे जहां वहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो खत्म नहीं होंगे, तो ये तनाव ही रहेगा। इसलिए हर कंट्री जो इस रीजन में है, इनकी ये कोशिश रहनी चाहिए ऑन बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो जिनका वहां पर इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, और लोगों में एक अच्छी खासी जो है, यू कैन नॉट इग्नोर एक बड़ी खासी तादाद जो लोगों की है, जो वहां के इलेक्टोरेट से, उनके ख्वाहिशात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको इस मसले पर इस वक्त के हालात को देखकर सबों को इकट्ठे मिला के चलना है, ताकि कंट्री में नॉर्मलसी रेस्टोर हो, और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आ सकती है। अगर इस वक्त भी कोई तनाव रहा तो जो है सिचुएशन विल टर्न फ्रॉम बैड टू वर्स। अच्छा, आखिरी सवाल, एज ए जर्नलिस्ट ऑब्जर्वर, इस इलाके में न सिर्फ लेबनान बल्कि इजराइल में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार हो रही है। 4 बार इलेक्शन हुए, उसके नतीजे में सरकार बनी, अब एक मेंबर ने रिजाइन कर दिया, तो दोनों की बराबर बराबर सीटें, अपोजिशन और सरकार की। तो ये इस खित्ते में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई एक जनरल फिनोमेना बनता जा रहा है, जिसमें लेबनान और इजराइल तकरीबन दोनों एक जैसे हालत में है, क्या कुछ है? देखिए, अगर आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज को छोड़िए, वहां पर कोई ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, इसलिए वहां की बात ही मत करेंगे। ये रहा, कन्फाइन रहा है। इजराइल में एक है, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वहां पर पिछली बार भी आपने देखा 3 बार जो है, एक या 2 साल के दौरान 3 बार 4 बार इलेक्शन हुआ है। और ये जो गवर्नमेंट भी आई, ये सिंगल वोट मेजॉरिटी की थी, और वो तो एक आदमी ने तो रिजाइन किया, हालांकि इनका अब जो वो मेजॉरिटी नहीं रही, अब बिल्कुल बराबर हो गए, 60 बराबर है। अब लेकिन ये है, चाहे वो ग्रुप आ जाए, लेकिन उनका ये चीज है, उनमें चाहे ए ग्रुप है या बी ग्रुप है, लिक्विड पार्टी है या कोई दूसरी पार्टी है, उनका हम एक है, एंटी पैलेस्टीनियन स्टैंड रहा है। हर शायद ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, इसका मोर एग्रेशन रहा है टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन देन नेतान्याहू, और शायद इसी वजह से ये रहा है कि इसको पता है कि शायद किसी भी टाइम इसकी हुकूमत जा सकेगी, और एक इसमें किया है ताकि एंगेज रहे लोग इसी मसले पर ज्यादा, और दूसरी चीजों पर जो है, जो गवर्नमेंट को खतरा है, फिलहाल वो टल जाएगा। हुकूमत ए की हो या बी की हो, इससे जो है उनकी जो पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टाइन है या अरब है, वो वन एंड सेम है। अब रहा लबनान में है डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी वहां पर फ्रेजाइल है। वहां वो उसमें जो है ग्रुप्स, जो ये इजराइल में भी आप देखिए, इसमें 1 दर्जन ग्रुप है। ऐसे ही लबनान में है, छोटे बड़े, किसी को 5, किसी को 4, और सारों को मिलाना जो है मुश्किल बात होती है। लेकिन वहां पर एक सिस्टम है, वो किसी तरह, और उनके जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स है, यहाँ पर भी लबनान में ये है, लेकिन वहां पर जो पिछले ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस या दूसरे है, इससे वो जो है तबाही आ गई है वहां पर। बाकी कंट्रीज में आपको पता ही है, तो वहाँ कोई इसमें अभी शायद कई और साल लगेंगे वहां पर। तब कुछ किसी हद तक कुवैत में है, एक सिस्टम है, लेकिन वो 50-50 है। उनका पार्लियामेंट वो भी एडवाइजरी रोल किस्म का है उस असेंबली, पार्लियामेंट का है, वहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ करना है, लेकिन अमीर और उसके बारे में वो भी कुछ नहीं कर सकते। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। इसमें खास तौर पे तुर्की का जो वाकई वो है, स्वीडन और फिनलैंड के बारे में जो आपने बताया, वो बहुत अहम है। उसके अलावा लेबनान की पॉलिटिक्स को आपने काफी गहराई से बताया, इजराइल और लेबनान के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।